हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रग वेड में। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। यानी कि जो ड्रग होता है वो हमारे बॉडी में किस तरह से एक्ट करता है, हमारे बॉडी में क्या क्या एक्शंस दिखाता है। जैसे हम लोग पैरासीटामॉल खाते हैं तो फिर वो क्या करता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर को लो करता है। एस्पिरिन खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा ब्लड में अगर कहीं पे क्लॉट्स होता है उसको रिमूव करने के लिए एस्पिरिन खाते हैं, है ना, हार्ट अटैक के केसेस में, है ना। तो फिर वो आज हम समझेंगे कि ड्रग किस किस तरह से एक्ट करता है। कि ये ड्रग हमने सुना तो है कि वो हमारे फीवर को कम करता है, बट उसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होता है वो हम आज ये समझेंगे। ठीक है, तो फिर हमारा मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में थोड़ा सा 3 लाइन का डेफिनेशन है कि अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाए, पूछ लिया जाए कि मैकेनिज्म क्या है ड्रग एक्शन का, तो आपको लिखने में आसानी हो। तो एक ड्रग क्या होता है कि ड्रग हमारे बॉडी में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस कॉज करता है। ऑब्वियसली फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, एंजाइम रिसेप्टर, ये सारा कुछ फिजिकल चेंजेस भी हमारे बॉडी में कॉज करता है ना। जैसे आप एक्ने हुआ चेहरे पे, आप चेहरे पे उस क्रीम को अप्लाई कर रहे हो तो फिर एक्ने रिमूव हो रहा है ना। तो ये सारा है हमारा ड्रग का एक्शन कि वो फिजिकल चेंज काउज करेगा या केमिकल चेंज काउज करेगा। कहाँ पर, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर काउज करेगा। ठीक है, अगला है क्या अपना बल्क लैक्सेटिव्स। ठीक है, लैक्सेटिव सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। जो हमारा स्टूल होता है, अगर स्टूल हमारा हार्ड हो रहा है या फिर आपको अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आप क्या कंज्यूम करते हो, लैक्सेटिव कंज्यूम करते हो, है ना। तो फिर लैक्सेटिव किस तरह से काम करता है, स्टूल सॉफ्टनर की तरह काम करता है। वो कैसे काम करता है, अल्टर करता है किसको, सरफेस टेंशन को अल्टर करता है। एंड ऑस्मोटिक डायूरेसिस, ऑस्मोटिक डायूरेसिस मतलब यूरिन के फ्लो को क्या करता है, डायूरेसिस मतलब होता है यूरिन का फ्लो, उसको क्या करता है वो बढ़ाता है। ये सबको अल्टर करके किसको किसको, सरफेस टेंशन को एंड ऑस्मोटिक डायूरेसिस को अल्टर करके ये हमारा क्या करता है, स्टूल को सॉफ्ट करता है। ठीक है, लैक्सेटिव्स या फिर इनको हम लोग बल्क लैक्सेटिव्स भी कहते हैं। मेजोरिटी ऑफ द ड्रग, बहुत सारे ड्रग अपना इफेक्ट दिखाते हैं कैसे, टारगेट बायोमोलिक्यूल्स के साथ बाइंड करके। और टारगेट बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, प्रोटीन, है ना। कि जैसे हमारा ये है प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग, है ना, या फिर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ये सारे ड्रग्स क्या होते हैं हमारे, इनके साथ आकर के बाइंड कर जाते हैं और दो फॉर्म में प्रेजेंट हो जाते हैं। कौन कौन से फॉर्म में, बाउंड फॉर्म एंड फ्री फॉर्म, है ना। तो बाउंड करके या फ्री फॉर्म में रह करके वो क्या होता है, ड्रग अपना असर दिखाता है। ठीक है, तो ये था उसका डेफिनेशन के बारे में। अब आते हैं कुछ ड्रग्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि जैसे आपने बहुत बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि एंटासिड। तो एंटासिड क्या करता है, एंटासिड हमारे गैस्ट्रिक में, हमारे जो स्टमक में अगर एसिडिटी हो जाती है तो हम एंटासिड कंज्यूम करते हैं, है ना। जैसे कि एंटासिड में क्या क्या आता है, इनो, है ना। और फिर ये जो एंटासिड है ये क्या करता है, हमारे गैस्ट्रिक का जो जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, उसकी एसिडिटी को क्या करता है, ये कम करता है ना। तो यही एंटासिड इस तरह से काम करता है। चीलेटिंग एजेंट्स, तो चीलेटिंग एजेंट्स का आपने नाम सुना होगा, इसका आता है क्या, EDTA, इथाइल डायामाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये क्या करवाता है, चीलेशन करवाता है, किसका, हेवी मेटल्स का चीलेशन करवाता है ना। हमारे बॉडी में जो हेवी मेटल्स, जैसे लीड पॉइजनिंग हो जाती है तो चीलेटिंग एजेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं। अगला है क्या अपना मैनिटोल। ये अगर आपका कभी ऑस्मोटिक एक्टिविटी में ये काम आता है मैनिटोल। मैनिटोल को आप लोग सलाइन चढ़ाते हो, ठीक है। तो ये हुआ अपना मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन कि ड्रग हमारे बॉडी में किन किन मैकेनिज्म से वर्क करता है। तो हमने देख लिया एंटासिड किस तरह से एसिडिटी को हटा के वर्क करता है, चिलेटिंग एजेंट क्या कराता है, चिलेशन करवाता है हैवी मेटल का, जैसे लेड पॉइजनिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। मैनिटोल हमारा क्या करता है, ऑस्मोटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ओके, तो ये था हमारा ड्रग्स। एंड अगला है क्या अपना एंजाइम्स। तो एंजाइम्स में क्या होता है, आपने बहुत बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि एंजाइम्स होते क्या है। एंजाइम्स क्या होते हैं, एक बायोलॉजिकल कंपाउंड होते हैं जो कि क्या करवाते हैं, हमारे रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हैं। कैसे, एंजाइम में आगे कौन बाइंड करता है, ड्रग मॉलिक्यूल, और ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड करके क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनाता है। और क्या होता है हमारा, एंजाइम एक्टिविटी से
थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखता है, मतलब जो असर उसको दिखाना है, थेराप्यूटिक एक्शन, वो हमें देखने को मिलता है। तो सारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एंजाइम्स के वजह से होते हैं। जितने भी बायोलॉजिकल एक्शन हमारे बॉडी में होते हैं वो सारे हम एंजाइम्स की वजह से होते हैं। तो ड्रग्स क्या करता है, या तो इंक्रीज कर देगा या तो डिक्रीज कर देगा, किसको, एंजाइमेटिकली मेडिएटेड रिएक्शन को। ठीक है, वो कैसे, कि जैसे एक ड्रग है, सपोज 50 मॉलिक्यूल ड्रग का बना हुआ है ना, एंड यहाँ पर हमारा एंजाइम कितना है, 40 है। तो ये जो 50-40 मॉलिक्यूल, ये एंजाइम एक से ज़्यादा तो ड्रग को बाइंड नहीं करेगा अपने अंदर। फॉर एग्जांपल 40 मॉलिक्यूल ड्रग का आकर के इससे बाइंड कर गया, मतलब 40 मॉलिक्यूल ड्रग हमारा क्या दिखा रहा है, एक्शन दिखा रहा है ना, और फिर एंजाइम्स के साथ बाइंड करके। और जो 10 मॉलिक्यूल है वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्री फॉर्म में है। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे एक्शन दिखाते हैं जिस तरह से। और फिर ये जो एंजाइम एक्शन है वो या तो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा हमारे ड्रग्स का थेराप्यूटिक इफेक्ट, या तो डिक्रीज कर देगा। जैसे कि एड्रीनलिन एक ड्रग है जो कि स्टिमुलेट करता है, मतलब क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, हेपेटिक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को। क्या है, जिस भी कंपाउंड में लास्ट में एज लग जाए, मतलब आप समझ लो वो क्या है, एंजाइम है। ठीक है, तो उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज करता है, एंड कंपीट करता है किसके साथ, फाइसोस्टिग्मा के साथ कंपीट करता है विथ एसिटाइल कोलिन 4 कोलिनेरेस। ठीक है, तो ये हुआ इसका एंजाइम्स का एग्जाम्पल। ये थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल है, अगर आपको कहीं से इजी एग्जाम्पल मिलता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एड्रीनलिन है। एड्रीनलिन क्या कर रहा है, हमारे हेपेटिक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम है, उसकी एक्टिविटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और compete कर रहा है किसके साथ, एसिटाइल कोलिन और फॉस्फोस्टिग्मा के साथ, कोलिनेस्टेरेस के साथ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है एंजाइम का, कि पीरिडॉक्सिन एक्ट करता है किसकी तरह, को फैक्टर की तरह, एंड इंक्रीज करता है किसको, डी कार्बोक्साइलेज एक्टिविटी को। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स है, आपको याद ही करने पड़ेंगे। ओके, एंड ये जो है अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 5 और 2 मार्क्स के हिसाब से आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये है हमारा क्या, एंजाइम इनहिबिशन, कि एंजाइम की एक्टिविटी को हम कैसे इनहिबिट करते हैं। कि जैसे एक ड्रग आया, इस एंजाइम के साथ आकर के बाइंड किया, और इस एंजाइम की भी एक्टिविटी जो है, जो एंजाइम अपना असर दिखाने वाला था, ठीक है, चाहे वो किसी ड्रग को कंज्यूम कर रहा हो या फिर उसको मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा हो, तो उसको क्या करता है, एंजाइम इनहिबिशन में डिक्रीज हो जाता है, मतलब इनहिबिट कर देता है एंजाइम की एक्टिविटी को। जैसे कुछ केमिकल्स क्या करते हैं, डीनेचर कर देते हैं प्रोटीन्स को, और इनहिबिट करते हैं सारे एंजाइम्स को नॉन सिलेक्टिवली, मतलब बस एंजाइम को इनहिबिशन है हमारा, यही है एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, ये 2 तरह का होता है। पहला है कि अपना कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव। तो कॉम्पिटिटिव से आप लोग नाम समझ रहे होंगे, एगोनिस्ट में भी आता है, एंटागोनिस्ट में भी आता है, ये सब कॉम्पिटिटिव। तो कॉम्पिटिटिव क्या होता है, कि ये एंजाइम इनहिबिशन एक ड्रग होगा जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर होगा। ठीक है, किसके साथ, जैसे एक नॉर्मल सबस्ट्रेट है जिसको हमको बाइंड करवाना है किसके साथ, एंजाइम्स के साथ। ठीक है, या तो नॉर्मल सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, और ये है हमारा क्या, ड्रग। ठीक है, ये जो एंजाइम इनहिबिशन है, ये हम लोग किसी भी चीज़ की टॉक्सिसिटी हो जाए हमारे बॉडी में, किसी भी ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाए, तो उसको बचाने के लिए, उसको कम करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्टामिन, आपको पता ही, हिस्टामिन सिक्रीशन अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा होने लगे तो हमारा नेसल कॉन्जेशन हो सकता है। नेसल कॉन्जेशन मतलब नाक बहना, या फिर क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ सकती है ना, या फिर लंग्स में जो फ्लूइड होता है वो बढ़ सकता है। तो हिस्टामाइन को कम करने के लिए एंजाइम इनहिबिशन को हम लोग क्या लेते हैं, वहाँ पर एक ड्रग लेते हैं जिसका नाम क्या होता है, एंटी हिस्टामाइन। ठीक है, तो उसी तरह से कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा है, कि ये हमारा एंजाइम मॉलिक्यूल है, यहाँ पर नॉर्मल सबस्ट्रेट जो कि क्या है, हिस्टामाइन आकर के बाइंड कर रहा है, और अपना क्या दिखा रहा है, असर दिखा रहा है। हमें क्या हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, हमें क्या हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो फिर इससे क्या हो रहा है कि हम लोग दूसरा ड्रग दे देंगे जो कि क्या करेगा, इस साइट पर आकर के बाइंड कर जाएगा और हिस्टामाइन को बाइंड करने नहीं देगा। तो यही हो गया क्या, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, और फिर बाइंड कर जाएगा, और फिर कैटालाइटिक बाइंडिंग हो जाएगा साइड का, और फिर जो प्रोडक्ट पहले हमारा बन रहा था जिससे हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे हिस्टामाइन के सिक्रीशन से, तो वो प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा, एंड हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा
कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एंड नेक्स्ट है हमारा क्या, और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एक केएम का कॉन्सेप्ट आता है, केएम वैल्यू। तो केएम वैल्यू आपने पता होगा, केएम वैल्यू क्या बताता है, एफिनिटी बताता है ना, किसका, ड्रग मॉलिक्यूल और एंजाइम का। केएम वैल्यू क्या बताता है, एफिनिटी बताता है। और केएम वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/एफिनिटी के। मतलब एफिनिटी जितनी ज़्यादा केएम वैल्यू उतनी कम, है ना। एफिनिटी किसका, ड्रग का और एंजाइम का, यानी सबस्ट्रेट का या एंजाइम का। तो केएम वैल्यू ज़्यादा है, मतलब जो हमारा ड्रग है और सब एंजाइम है उसकी एफिनिटी क्या है, कम है ना। उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। हमारा जो सबस्ट्रेट है और उसकी एफिनिटी को, एंजाइम के बॉन्ड जो हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको कम कर देगा, ठीक है। और फिर इसमें क्या होता है, वी मैक्स का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो वी मैक्स का मतलब क्या हो रहा है कि वी मैक्स पहले समझ लेते क्या होता है कि वी मैक्स, सपोज एंजाइम, ये हमारा सबस्ट्रेट, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट हमारे एंजाइम के साथ बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो वो होता है हमारा वी मैक्स। एक ऐसा टाइम आता है कि वी मैक्स हमारा क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट आ जाता है। मतलब अब वहाँ पर हो गई है सैचुरेशन, मतलब अब वहाँ पर एंजाइम की हो गई है कमी, मतलब अब और एंजाइम नहीं बचे हैं जो इन सबस्ट्रेट के साथ आकर के बाइंड कर सके, ठीक है, वो पहले से ही फॉर्म में, ठीक है। तो वी मैक्स यहाँ पर क्या होता है, अनचेंज रहता है। और केएम क्या हो जाता है, इसका बढ़ जाता है। नॉन कॉम्पिटिटिव का क्या होता है कि वैसा इनहिबिटर जो रिएक्ट करता है किसके साथ, एडजेसेंट साइड पे, है ना। कॉम्पिटिटिव में क्या होता था, सेम बाइंडिंग साइट होता था। कॉम्पिटिटिव में क्या होता था, सेम बाइंडिंग साइट होता था, इधर से आ रहा है ड्रग मॉलिक्यूल, इधर से आ रहा है नॉर्मल सबस्ट्रेट जो बाइंड कर रहा है ना। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि सेम बाइंडिंग साइट नहीं होता है, वो कहीं और जाकर के बाइंड करता है उसी रिसेप्टर पे, उसी एंजाइम पे, ठीक है। तो वो देखो कैसे कि ये हुआ हमारा एंजाइम, ये हुआ उसका एक्टिव साइट जहाँ पर उसको बाइंड करना था कॉम्पिटिटिव केस में। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, अदर देन बाइंडिंग साइट जाकर के वो बाइंड कर जाता है हमारा ड्रग मॉलिक्यूल, ठीक है। ये है हमारा ड्रग मॉलिक्यूल, ये आकर के किधर बाइंड कर गया, एडजेसेंट साइट पे, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट भी बोलते हैं। ये एक्टिव साइट की जगह पे नहीं बाइंड करता है, ठीक है, कहीं और जाकर के बाइंड कर जाता है। लेकिन ये भी क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है किसको, हमारा जो नॉर्मल सबस्ट्रेट जो हमारा एक्टिविटी दिखा रहा है, वो एक्टिविटी इसको क्या करने देगा, दिखाने नहीं देगा, एक्टिविटी को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा एंजाइम इस तरह से होता है कि अपनी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, वो लूज कर जाता है ना। तो फिर वो अपना असर नहीं दिखा पाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसका क्या है, जैसे एसिटाजोलामाइड, वो कहाँ आकर के बाइंड कर जाएगा, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम है, एज लगा हुआ है ना, उसके एडजेसेंट साइड पे, एलोस्टेरिक साइड पे आकर के बाइंड कर जाएगा और इस एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, है ना। तो ये हुआ अपना नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। ये एंजाइम इनहिबिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अगला है क्या अपना, आयन चैनल्स। तो आयन चैनल्स में क्या होता है कि सबसे पहले इसको आप लोग समझ ही लेते हैं। जैसे ये देखिए, तो पहला हमने क्या पढ़ा था, एंजाइम। एंजाइम में क्या हो रहा था कि जो एंजाइम है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, एक सबस्ट्रेट होता है और एक इनहिबिटर होता है, ठीक है। तो इनहिबिटर आकर के बाइंड कर जा रहा है यहाँ पर, तो एंजाइम इनहिबिशन हो गया। या सबस्ट्रेट आकर के बाइंड कर रहा है तो फिर वो एंजाइम, समझ रहे हो, एक्टिविटी दिखा रहा है। अगर सबस्ट्रेट आकर के बाइंड कर रहा है और इनहिबिटर बाइंड कर रहा है तो फिर एंजाइम की कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या हो जा रही है, प्रॉपर्टी खत्म हो जा रही है ना। अगला है क्या अपना, आयन चैनल। तो आयन चैनल में क्या होता है कि जो हमारा सेल होते हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिपिड बाइलेयर होते हैं। और यहाँ पर आयन चैनल से क्या होता है, आयंस का फ्लो होता है, ठीक है। तो जो अनायोनाइज फॉर्म में होंगे, अनायोनाइज फॉर्म में जो ड्रग होंगे वो तो डायरेक्टली हमारे इस प्लेयर से कम मतलब चले जाएंगे, और जो आयन फॉर्म में होंगे उनके लिए स्पेसिफिक चैनल्स बने होते हैं, ठीक है। तो फिर वो चैनल्स क्या करते हैं, हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स को बाहर से अंदर लेके जाते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में लेके जाते हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं, आयन चैनल्स। आयन चैनल्स में क्या होता है कि वैसे प्रोटीन्स जो एक्ट करते हैं आयन चैनल के लिए, पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नलिंग में, और रेगुलेट करते हैं इंट्रा सेलुलर आयोनिक कॉम्पोजिशन, मतलब अंदर में कितना उस ड्रग का आयंस
प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। और आयन चैनल्स जो होते हैं वो आपको बेसिकली अक्रॉस दी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करते हैं। ओके, देन ये जो हमारा एग्जाम्पल है, क्या कौन कौन से आयन्स हमारे जा सकते हैं बाहर से अंदर, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में। फॉर एग्जांपल आपने बचपन में पढ़ा होगा सोडियम पोटेशियम पंप, है ना, कि सोडियम जा रहा था अंदर, पोटेशियम बाहर आ रहा था, तो ये हुआ हमारा आयन चैनल से ही आदान प्रदान आयंस का। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, जी प्रोटीन रेगुलेटेड चैनल्स होते हैं, कैल्शियम चैनल होते हैं। तो कैल्शियम चैनल के बारे में आप लोग समझ लो कि कैल्शियम चैनल क्या करता है, अगर हमारा मसल है उसके अंदर कैल्शियम जा रहा है तो क्या कराता है, वो मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है ना, मसल का क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो फिर वहाँ पर अगर हम लोग क्या करेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव अगर कोई मेडिकेशन देंगे, अगर किसी को हाइपरटेंशन है मतलब उसका कैल्शियम चैनल क्या है, खुला हुआ है, और फिर उसको हम क्या करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन देंगे, तो फिर उससे क्या होगा कि ये जो कैल्शियम चैनल है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक कर जाएगा। क्योंकि ड्रग वहाँ पर जाकर क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा हमारे आयन चैनल पे, और जो कैल्शियम है उसको बाहर से अंदर नहीं आने देगा, और फिर हमारा हाइपरटेंशन का जो केस है वो सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए हमें हाइपरटेंसिव ड्रग टाइम टाइम पे देने पड़ते हैं पेशेंट्स को। इसका और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, लोकल एनेस्थेटिक्स भी इसका एग्जाम्पल है, जो कि क्या करता है, लोकल एनेस्थेटिक, जैसे कि आपको किसी कहीं पे ऑपरेशन हो रहा है, सपोज हमारे हाथ पे ऑपरेशन हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग क्या डाल देंगे, लोकल एनेस्थेशिया, है ना। आप लोग इंजेक्शन से ले सकते हो, इंजेक्शन से लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे सेंसरी नर्व्स होते हैं, है ना, सेंसरी नर्व्स में आयंस के थ्रू हमारा मैसेज का ट्रांसमिशन होता है कि हमें वहाँ पर पेन हो रहा है। तो फिर लोकल एनेस्थेटिक क्या कर देंगे, यहाँ पर के जो आयन चैनल होंगे उनको ब्लॉक कर देंगे और हमारे ब्रेन तक ये सिग्नल नहीं जाने देंगे कि हमें पेन हो रहा है। ठीक है, इसी वजह से लोकल एनेस्थेटिक ऐसे ही काम करते हैं। अगला ड्रग क्या है कि कुछ ड्रग मॉड्यूलेट करता है, किसको मॉड्यूलेट करता है, आयन चैनल के खुलने को, आयन चैनल के बंद होने को। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आयन चैनल्स। एंड नेक्स्ट वन है अपना क्या, ट्रांसपोर्टर्स। ट्रांसपोर्टर्स मतलब ये देखो, हमारा ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ कैरियर प्रोटीन। ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स ये क्या करते हैं, हमारे सब्सटेंस को, सबस्ट्रेट्स को बाहर से अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, ये बाहर था, इसको अंदर छोड़ दिया। ठीक है, ये होता है हमारा। या फिर इनहिबिटर को क्या करते हैं, वो इनहिबिट कर देते हैं, यहाँ पे इनहिबिटर आके बाइंड कर जाएगा और सबस्ट्रेट आकर के बाइंड ही नहीं कर पाएगा, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, और फिर बाइंड नहीं करेगा तो फिर वो सबस्ट्रेट अंदर नहीं जा पाएगा। इनहिबिटर यहाँ पे भी काम करता है ना। ये वो समझने के बाद अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं कि सेवरल सबस्ट्रेट, काफ़ी सारे सबस्ट्रेट ट्रांसलोकेटेड हो जाते हैं, कहाँ से, मेम्ब्रेन से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में, कैसे बाइंड करके, किसमें, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स में, यानी कैरियर प्रोटीन पे आकर के क्या करते हैं, वो बाइंड करते हैं, और फिर वहाँ पर बाइंड करने के बाद वो बाहर से अंदर चले जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, और अगर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाएंगे तो हमारा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो ट्रांसपोर्टर्स में कि इनहिबिटर का, कोकेन किसको ब्लॉक कर देता है, न्यूरोनल रीअपटेक ऑफ नॉर एड्रेनलिन को। ठीक है, और किसके साथ इंटरैक्ट करके, नॉर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, इसके साथ इंटरैक्ट करके कोकेन किसको ब्लॉक कर देता है, न्यूरोनल रीअपटेक, इनहिबिशन का केस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कोकेन क्या करता है, हमारे ब्रेन को बिल्कुल स्लो कर देता है। कोकेन किस तरह से काम करता है, सीएनएस डिप्रेसेंट की तरह काम करता है ना। तो इस तरह से ये हमारा वर्क करता है ट्रांसपोर्टर, बाहर से अंदर थ्रू द हेल्प ऑफ क्या, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स या कैरियर प्रोटीन्स। डिफ्यूजन होता है किसके डायरेक्शन में, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्शन में, और अगेंस्ट होगा तो एटीपी चाहिए होगा। एग्जांपल है इसका कोकेन, किसके साथ बाइंड करके, नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर के साथ बाइंड करके, यही जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो हमें देखने को मिला था इस तरह का, इसके साथ बाइंड कर रहा था कौन, कोकेन, और फिर उससे क्या हो रहा है, न्यूरोनल रीअपटेक को बिल्कुल स्लो कर देगा, मतलब ब्रेन में सिग्नल्स नहीं जाते, बिल्कुल आपका ऐसा लगेगा कि दुनिया बिल्कुल स्लो हो गई है। तो यही करता है कौन, कोकेन। ये कुछ लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे कोकेन के बारे में। ओके, रिसेप्टर। तो अब देखते हैं रिसेप्टर क्या होता है, कि रिसेप्टर हमारे सेल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होता है ना। हमारे हाथ में भी क्या होता है, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, तब ना हमें फीलिंग ऑफ टच, कोल्ड,
हॉट ये सब लगता है। तो रिसेप्टर क्या होता है, बाइंडिंग साइट होता है जो लोकेटेड होता है किस पे, सरफेस पे या फिर इफेक्टर सेल के अंदर, जो कि इनिशिएट करता है, क्या इनिशिएट करता है, रिस्पॉन्स इनिशिएट करता है। लेकिन उसका खुद का कोई भी दूसरा फंक्शन नहीं होता, वो बस क्या करता है, रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है, किसके साथ बाइंड करके, हमारे रिसेप्टर किसके साथ बाइंड करते हैं, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं, है ना। तो फिर रिसेप्टर यही है कि बाइंडिंग साइट है जो कहाँ लोकेटेड है, सरफेस पे या फिर इफेक्टर सेल के अंदर, जो कि इनिशिएट करता है क्या, बस रिस्पॉन्स इनिशिएट करता है, लेकिन उसका खुद का कोई थेराप्यूटिक फंक्शन नहीं है, और कोई फंक्शन नहीं है, बस रिस्पॉन्स इनिशिएट करता है। इनको दो तरह से हम लोग क्लासीफाई किए हैं। फर्स्ट वन इज आवर एगोनिस्ट एंड दूसरा है अपना एंटागोनिस्ट। तो एगोनिस्ट क्या होता है कि ड्रग्स बाइंड करेंगे किसके साथ, रिसेप्टर के साथ, और फिर क्या दिखाएंगे, थेराप्यूटिक एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। और एंटागोनिस्ट ठीक इसका उल्टा, ड्रग जो है वो बाइंड करेंगे किसके साथ, ड्रग किसके साथ, हमारे रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ, और फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं दिखाएंगे। ओके, इनहिबिट करते हैं किसका फंक्शन को, एंटागोनिस्ट के फंक्शन को, ठीक है, सॉरी, एंटागोनिस्ट इनहिबिट करते हैं किसके फंक्शन को, एगोनिस्ट के फंक्शन को। ओके, तो एगोनिस्ट क्या करेंगे, बाइंड कर जाएंगे किसके साथ, रिसेप्टर के साथ, और वहाँ पर थेराप्यूटिक एक्शन नहीं दिखाने देंगे, मतलब किसको इनहिबिट करते हैं, एगोनिस्ट को इनहिबिट करते हैं, प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का एग्जांपल देख लो क्या होता है, ओपियोइड्स। तो ओपियोइड्स के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, इसको हम लोग हिंदी में अफीम कहते हैं, है ना। अफीम से क्या होता है कि हमारा बिल्कुल CNS का डिप्रेसेंट होता है ये, और इसको आप लोग मेडिकेशन के लिए भी यूज करते हो, कि जैसे अगर किसी को पेन है तो उसको ओपियम इन द फॉर्म ऑफ मॉर्फिन दे सकते हो, है ना। ये सारा होता है क्या, एगोनिस्ट, ये बाइंड करेगा और फिर क्या करता है, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखाता है। और उसी का दूसरा भाई कौन जो जलने वाला है, जिसका नाम है नैलेक्सोन, ये है क्या, एंटागोनिस्ट। ये बाइंड कर जाएगा किसके साथ, रिसेप्टर के साथ, जिसके साथ एगोनिस्ट बाइंड करने वाला था, है ना। एगोनिस्ट जिसके साथ बाइंड करने वाला था, लेकिन कौन बाइंड कर जा रहा है, एंटागोनिस्ट, और फिर इसको असर एगोनिस्ट को दिखाने नहीं देता, ठीक है। ये था अपना एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। 2 नंबर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, ठीक है। और एगोनिस्ट का आगे है क्या अपना, इनवर्स एगोनिस्ट। तो इनवर्स एगोनिस्ट क्या करता है, एक एक्शन परफॉर्म करता है, किसका उल्टा, इनवर्स है, बस नाम से समझ रहे हो, एगोनिस्ट का उल्टा असर परफॉर्म करता है, एक्शन अपोजिट टू दी एगोनिस्ट, बस यही है हमारा इनवर्स एगोनिस्ट। एग्जाम्पल इसका क्या, गाबा, ठीक है। इनवर्स एगोनिस्ट क्या करता है, इनवर्स मतलब अपोजिट एक्शन, किसके अपोजिट, एगोनिस्ट के अपोजिट एक्शन प्रोड्यूस करता है। अगला है क्या अपना पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है कि एक एजेंट है, पार्शियल एगोनिस्ट भी क्या है, हमारा एजेंट है जो एक्टिवेट करता है रिसेप्टर को, क्या दिखाने के लिए, सब मैक्सिमल इफेक्ट, मतलब थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखाने के लिए करता है, लेकिन उसको पूरा असर नहीं दिखाने देता, फुल एगोनिस्ट का असर नहीं दिखाने देता। मतलब सपोज एक रिस्पॉन्स हमें प्रोड्यूस करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 100% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है, तो पार्शियल एगोनिस्ट क्या करेगा, 50 कर देगा, 60 कर देगा, लेकिन उसको 100 फुल एगोनिस्ट का असर प्रोड्यूस करने नहीं देता है। ओके, पार्शियल एगोनिस्ट इस तरह से होता है, बाइंड करेंगे, अपना थेराप्यूटिक एक्शन दिखाएंगे, मतलब सब मैक्सिमल इफेक्ट दिखाते हैं, लेकिन वो कभी भी आपको फुल एगोनिस्ट का असर नहीं दिखाने देंगे, एंटागोनाइज करेंगे उसको, मतलब उसको फुल एगोनिस्ट को क्या करेंगे, एगोनिस्ट को अपना असर दिखाने नहीं देंगे। ये होता है अपना पार्शियल एगोनिस्ट। ओके, एंड नेक्स्ट है अपना लिगैंड। तो लिगैंड क्या करता है कि लिगैंड एक मॉलिक्यूल है जो अटैच होता है किसके साथ, रिसेप्टर के साथ, ठीक है। लिगैंड एक मॉलिक्यूल है जो रिसेप्टर के साथ अटैच होता है। ये जो एगोनिस्ट है और एंटागोनिस्ट है, सारे लिगैंड है, ठीक है। और लिगैंड बस क्या बताता है, एफिनिटी। लिगैंड बस क्या बताता है, एफिनिटी, कि हम कितना ज़्यादा प्यार करते हैं इस रिसेप्टर मॉलिक्यूल से। इसका एफिनिटी ज़्यादा रहेगा तो ये बाइंड करेगा, अगर इसका ज़्यादा रहेगा तो ये बाइंड करेगा। यही होता है हमारा लिगैंड। ये सिर्फ क्या इंडिकेट करता है, एफिनिटी इंडिकेट करता है, या फिर एबिलिटी टू बाइंड विदाउट फंक्शनल चेंज, मतलब बाइंड करने का बस एफिनिटी दिखाता है बिना कोई फंक्शनल चेंज किए हुए। ओके, तो ये है अपना लिगैंड। तो एगोनिस्ट और कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट दोनों क्या है, हमारे लिगैंड है
जो बाइंड करते हैं सेम रिसेप्टर के साथ, है ना, यही ना होता है एगोनिस्ट और कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में। और दो तरह के होते हैं एंटागोनिस्ट, वो भी आप देख लो आज। एंटागोनिस्ट होते हैं दो तरह के, पहले होते हैं कौन से, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, एंड दूसरे होते हैं अपने नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या होते हैं कि ये बिल्कुल किस तरह से होते हैं, सेम शेप के होते हैं, सेम स्ट्रक्चर के होते हैं, किससे, एगोनिस्ट के। ये है हमारा क्या, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, ये है हमारा एंटागोनिस्ट। इनका बिल्कुल क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा, सेम शेप होगा, ठीक है। और ये क्या करेंगे, बाइंड करेंगे किस पे, एक्टिव साइट पे, ठीक है। ये दोनों कहाँ पर बाइंड करेंगे, एक्टिव साइट पे, ठीक है। ये दोनों की जिनकी एफिनिटी ज़्यादा होगी वो जा करके हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएंगे। तो ये होता है हमारा क्या, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। और कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में भी क्या होता है, बाइंड करके अगर एंटागोनिस्ट बाइंड कर रहा है तो फिर वो अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं दिखाने देगा, किसको, एगोनिस्ट को, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एगोनिस्ट वही करता है जो इनहिबिट करता है किसको, एक्शन ऑफ एगोनिस्ट को, एंटागोनिस्ट यही करता है ना। अगला है क्या अपना, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि ये हमारा रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, सॉरी ये हमारा, दोबारा से बना रहे हैं, ये है हमारा क्या, रिसेप्टर मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, बाइंडिंग साइट होता है एक्टिव वाला, एक होता है क्या, एलोस्टेरिक साइट। तो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो एगोनिस्ट से मिलता जुलता नहीं होगा, लेकिन ये भी क्या करेगा, बाइंड करेगा रिसेप्टर से अदर देन बाइंडिंग साइट, अदर देन एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करेगा, एलोस्टेरिक साइट पे जाकर के बाइंड कर देगा। एंड ये भी क्या करेगा, इस रिसेप्टर को क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा, रिसेप्टर को इनएक्टिवेट कर देगा। और एगोनिस्ट अगर आके इस पे बाइंड, एगोनिस्ट को बाइंड नहीं करने देगा, और क्या करेगा, अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं दिखाने देगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली एंटागोनिस्ट यही करता है कि एगोनिस्ट को बाइंड होने नहीं देता है और उसको अपना इफेक्ट दिखाने नहीं देता है। तो ये ही था हमारा मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। टोटल इसमें 5 स्टेप्स थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।